नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून को दी सौगात, 13 आधुनिक सायरन का लोकार्पण। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली होगी मजबूत। मुख्यमंत्री धामी का बागेश्वर दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास का दिया भरोसा। सीएम धामी ने नकली दवाओं के निर्माण रोकने के दिए निर्देश, मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ की बैठक, आपदा परिवारों के पुनर्वास और राहत की रिपोर्ट करें पेश। मोदी के जन्मदिन पर भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे सेवा और जागरूकता कार्यक्रम। विधायक चमोली मीडिया से हुए रूबरू। और चंद्र ग्रहण कल, बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रहेंगे बंद। सोमवार को शुद्धिकरण और विशेष पूजा के बाद खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थाना डालनवाला देहरादून परिसर में स्थापित किए गए 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का विधिवत लोकार्पण किया। यह पहल राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को और ज्यादा सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित राज्य है, जहां समय रहते सतर्कता और सूचना प्रसारण अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से यह अत्याधुनिक सायरन प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और तकनीक के माध्यम से पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे राज्य को समय समय पर चुनौती देती रहती हैं। हम राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जो है लगाए गए हैं वो 13-7 बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। लोगों के जीवन को और सुरक्षित बनाने में, उनको और ज़्यादा अलर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं सभी देहरादून वासियों को और हमारी देहरादून पुलिस को, पुलिस विभाग को, सबको मैं बधाई देता हूं कि एक शानदार काम यहां पर आज प्रारंभ हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में बैठक के दौरान अधिकारियों को नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने धराली आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, राहत और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति से शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अधिकारियों को प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्वदेशी अभियान चलाने और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अपने दृष्टिपत्र और जनता से किए गए वादों को पूरा करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनसे सीधा संवाद किया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। कपकोट दौरे के दौरान सीएम ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक प्रभावित एक त्वरित राहत और पारदर्शी पुनर्वास सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। सभी गांव और इसके आसपास के गांवों में जो आपदा से प्रभावित लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं
उसमें विस्थापन भी है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है, उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, अभी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है। भाजपा के कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत अपने समर्थकों के साथ हल्द्वानी कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद के साथ पुलिस कर्मचारियों ने बदसलूकी की। हमारे पार्षद जी हैं, 2 बार के पार्षद हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली तक दे दी पुलिस वालों ने उनको। ये कोई बात है क्या? कोई चोरी कर रखी है, उन्होंने डकैती कर रखी है, तमाम नशाखोरी लोग नशा बेच रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। तो इनके द्वारा जो नगर निगम द्वारा जो LED लाइट लगाई जाती है वो क्षतिग्रस्त करी गई। तो मैंने इनसे कहा कि इसको सीधा कर दो, आप अपना काम कर रहे हैं तो सीढ़ी लगी हुई है, आप इसे सीधा कर दो। तो इन्होंने अभी करते हैं 2-3 बार मेरे से कहा गया तो इन्होंने करा नहीं। फिर मेरे होटल का स्टाफ और नीलकमल जो मेरा शोरूम है वहाँ का स्टाफ था, उन लोगों ने कहा तो ये लड़के अग्रेसिव हो गए, मार पिटाई पर उतारू हो गए। तो मेरे द्वारा भी बीच बचाव करा गया। फिर मेरे को तत्रित मैंने 6:50 में मैंने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी को इतला करी, वो कहने लगे वहाँ से कोई स्टाफ नहीं है। फिर भी वहाँ से एक सिपाही को प्रदीप कुमार को भेजा गया, उसके द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ले जाया गया ये चौकी लेके। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर ये 25-30 लड़के आके फिर इन्होंने होटल में मेरे पथराव तोड़फोड़ और वगैरह मेरे को भी मारने की कोशिश करी, मेरे भतीजे को मारने की कोशिश करी। जान बचाने के लिए थोड़ी मेरी भी हाथापाई इनसे बीच बचाव में हुई है, भाई इतनी मेरी गलती है। बाकी रात को पुलिस ये सारे 8-10 5-6 गाड़ियों में पुलिस घर पे आई और मेरे को घर से उठा के रात यहाँ ले आए थे। फिर रात क्यों ले आए, कुछ कारण बताए थे कि आपका वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वो किसी ने भी करा, आधा वीडियो वायरल करा, पूरा वीडियो इन्होंने निकाल के अपने पास रख रखा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निराश्रित गोवंश की जल्द गौशालाओं में व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्यालदे, रुडोली, रतखाल सहित अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश खुलेआम घूम रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि, सड़क यातायात और स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है। भारत का जो संविधान है और संवैधानिक चीज़ों का संवैधानिक तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमारा गौवंश निराश्रित है और हम 2018 से विभाग से लेके SDM, DM, CM, PM, महामहिम राष्ट्रपति तक को भी पत्र लिख चुके हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन इसमें कोई काम नहीं कर रहा है और लगातार जो मंत्री है, मंत्रालय है, जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं और जो पशु क्रूरता अधिनियम 2007 बना था, अगर पशु सरकारी है तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी है, सरकार उन पशुओं का संरक्षण करे। हमने 2 बिंदुओं पे दिया है। एक तो जो आवारा गौवंश है, जो सरकार के द्वारा जनता पर एक गौ संरक्षण अधिनियम एक्ट थोपा गया और आज जिसको ये सरकार कहती है कि गाय हमारी माता है, राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दिया है, लेकिन वो राष्ट्रीय गौ माता सड़क पे छोड़ने के लिए आवारा बना दी गई है। और उस सरकार के खिलाफ, उस नीति के खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है कि आपने गौ संरक्षण जो नीति अधिनियम जो आप लेके आए, इसके खिलाफ आप तुरंत जो आवारा जानवर छोड़ के उसकी व्यवस्था को संरक्षित करें और गौशाला आपने जहां बनाई है उन गौशालाओं की जांच करें, उन गौ सदनों में उन गौ गायों को भेजा जाए। नैनीताल जिला पंचायत की पहली बैठक आज राज्य अतिथि गृह में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा देवी दर्मवाल ने की। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी गोपालगिरी गोस्वामी ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारियों ने परिचय देते हुए अपने अपने विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सदस्यों को दी। साथ ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा मानसून काल में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों, पेयजल लाइन, सड़क मार्ग, उद्यानिकी और कृषि को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने की बात सदन में रखी।
आप पहली बोर्ड में बैठक की और लोगों ने जितने भी हमारे मेंबर थे सबने प्रस्ताव रखे हमारे सामने और अलग अलग समस्याएं रखी, जहाँ कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं, कहीं हॉस्पिटल है वहाँ बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटी नहीं, उसकी समस्याएं रखी हैं, किसी ने प्राधिकरण की समस्याएं रखी हैं और गौशाला की समस्याएं, जैसे जानवर आजकल रोडों में दिख रहे हैं जगह जगह और उससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं बाहरी और लोगों को नुकसान भी हो रहा है। रात को लाइटें नहीं है तो लाइटों की समस्या रखी है, सौर ऊर्जा की समस्या रखी है, उनका हम पूरा हम विकास करेंगे और क्षेत्रों में जितनी लाइटें हैं वो हैं उनको हम पहुंचाएंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम 27 मेंबर मिलके अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में साफ सफाई व्यवस्था ठप होने से जायरीन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीपल चौक, अब्दाल साहब रोड, थाना शौचालय के पास गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे जायरीन और स्थानीय लोग परेशान हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने मेले में साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए थे, बावजूद इसके सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई। मेले में ये साबिर पाक का मेला है जो साल में एक ही बार आता है, लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, पानी भरा पड़ा है, गंदगी और कीचड़ हो रखा है और जो टंकियां थोड़ी बहुत लगी हुई है उनमें पानी नहीं है और जो कुछ टॉयलेट वगैरह अगर सरकारी आ भी रखे हैं तो उनमें जाके देखो इतनी गंदगी वहाँ पे खड़ा होना भी बड़ा हो रहा है। देखो जायरीन तो 12 वफात के दिन आते ही है यहाँ पे, मगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी जायरीन इतने आते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक साल में 20 से 30 करोड़ रुपए की आमद यहाँ पे दरगाह साबिर पाक की होती है, मगर उसमें से ऐसा भी नहीं होता कि 10% भी यहाँ पे जायरीन की व्यवस्था के लिए खर्च हो जाए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मुरादाबाद बिल्कुल नहीं है, साफ व्यवस्था कर रही, गंदगी हो रही, इधर जाओ पानी, इधर कूड़ा, इधर गंदगी की है। साफ व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और इसके कीड़े पैदा न हो, मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी तो होगी उसमें 100%। आज बुखार भी आ रहा है, बुखार भी चल रहा है, वायरस भी हो जाए। अब बैठे हैं रोज जमीनों में तो साफ व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सफाई तो होनी चाहिए। हमें पूरे मेले में कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिली। हर जगह पानी भरा हुआ, कूड़ा पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ, सब जगह जाओ उधर गंदी गंदी है सब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। लोहाघाट के सुई के छमनिया चौड़ में लगभग 500 नाली भूमि में बनने जा रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करने और निर्माण संबंधी जानकारी लेने के लिए प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा लोहाघाट पहुंचे। उन्होंने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। परियोजना प्रबंधक रविंद्र कुमार ने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। बड़े सौभाग्य की बात है, मतलब भारत में भी इस तरह का बहुत कम जगह व्यवस्था है कि महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज। आपने देखा हमारे देहरादून में महाराणा प्रताप है, पिथौरागढ़ में हमारा है और साथ में ये हमारा तीसरा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। अपने आप में बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सिर्फ इस स्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको लेके हम सोचते हैं कि अगले ओलंपिक्स में, भारत अभी 2036 ओलंपिक की बात कर रहा है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लड़कियों को तैयार कर सकते हैं कि हम उस गेम्स में उनको हम गोल्ड मेडलिस्ट बनाएं। तो हमारी पूरी तैयारी ये रहेगी कि यहाँ हम प्रथम चरण में जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारे ग्राउंड तैयार हो जाए, लड़कियों का हॉस्टल तैयार हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तैयार हो जाए, जिससे कि उनकी कोचिंग प्रॉपर यहाँ शुरू हो सके। अभी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी हम लोग काम 15-20 दिन में शुरू करेंगे। अभी रास्ते वास्ते बंद है, थोड़ी गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है, तो अभी हमारे इसके मतलब काम करने का भी 15 दिन के अंदर मतलब फुल फ्लेज में हम लोग काम शुरू कर देंगे। एथलेटिक ट्रैक है, आपका मल्टीपर्पज़ हॉल है, शूटिंग रेंज है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है और स्टाफ क्वार्टर है, ये सभी इसमें किए जाएंगे। कोशिश है हम लोग ये 2 साल में इसको पूरे कर लें, हम लोग का टारगेट है। लोहाघाट में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहे सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की गुणवत्ता पर पूर्व सैनिक मयंक ओली ने सवाल उठाए थे। इस मामले पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की जांच के आदेश देते हुए समिति गठित की और मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जांच समिति के द्वारा सिंथेटिक ट्रैक की जांच की गई। इसमें बहुत सी कमियां सामने आईं। इस पर प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा ने पेयजल निर्माण इकाई खेल इकाई के मुख्य अभियंता रविंद्र कुमार को काम की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही काम की गुणवत्ता पर नाराजगी भी जताई। जो अभी ट्रैक का काम है वो चल रहा है, वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा
तो उसको भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएंगे, उसके पहले मैं नहीं मानूंगा। वही कह रहा हूँ कि ये जब तक, चूंकि अभी काम के बीच में बोलना बड़ा मुश्किल होता है और ऊपर से बारिश का समय था अभी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि गलती तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और गुणवत्ता में 1% भी कभी आएगी तो वो कभी उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि ये कार्य अभी चल रहा है तो यही हिदायत इनसे दी गई कि इनके यहाँ पे लोग रहें, देखते रहें। मैं हैंडओवर तभी लूँगा जबकि ये पूरी चीज़, आप देखिए ये स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रतिष्ठा का बात है, तो जब तक ये पूरे अच्छी तरह से नहीं होगा इसको हम लोग अपने निरीक्षण में इसको अच्छी तरह से कराएंगे। तो जो आज महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का जो निरीक्षण किया है, इसकी शुरुआत हो रही है, तो सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में अच्छी चीज़ बन रही है। और साथ ही साथ हमारे एक ओली जी ने जो सिंथेटिक ट्रैक यहाँ नीचे बन रहा था, उसकी एक सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत वगैरह की थी। वास्तव में उसमें कमियां हैं, लेकिन हमने आज इनके संज्ञान में रखा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, हमने यही कहा है कि इसको 100% सही करने के बाद ही हैंड ओवर किया जाए और उसका भुगतान हो। नीचे स्टेडियम का निर्माण बन रहा है, मेरे पीछे आप देखेंगे जो स्टेडियम की कवरिंग दीवार जो है, जो मट्टी की जो दीवार पहले, उसको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए था। किसी भी कार्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सराउंडिंग पहले प्रोटेक्ट होती है। आज हमने सचिव जी से भी कहा है कि पहले दीवार के लिए आप बजट दीजिए, तब जाकर यह हमारा जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर बनेगा। और उन्होंने भी आश्वासन दिया, जब तक यह ठीक ढंग से नहीं बनेगा हम इसे हैंडओवर नहीं लेंगे। नीलकंठ हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर गौरव सिंघल की कार में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर गौरव सिंघल घर से क्लिनिक जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी में आग लगी। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर देहरादून से है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश और प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। विधायक विनोद चमोली ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के साथ ही प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा और इसके जरिए महात्मा गांधी की तरफ से किए गए कामों को लोगों के बीच रखने का काम किया जाएगा। साथ ही कई सेवा के काम भी तय किए गए हैं, जिसमें गोष्ठी भी आयोजित की जाएंगी। जो हमारे सिद्धांत हैं, पंच निष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी हमारी एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी का। आप हमारा जो संगठन का जो पंच निष्ठाएं हैं उनको पढ़िएगा तो गांधीवाद को तो हमने पहले ही स्वीकारा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि गांधी जी को हम महत्व देते हैं, गांधी जी की सोच को महत्व देते हैं, उनके समाजवाद को हम आगे रखकर आगे काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान लिया था पूरे देश के अंदर, तो महात्मा गांधी जी को ही कोट किया था। और महात्मा गांधी जी जब पूछा गया था कि भाई आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर पहले किसी को चुनना पड़ता आप किसको चुनेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छता को चुनेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है और देश में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में नए स्लैब लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने इसे छोटे राज्यों की रीढ़ तोड़ने वाला निर्णय करार दिया। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जीएसटी के नए स्लैब से उत्तराखंड सरकार को 1500 से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां छोटे राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र छोटे राज्यों को पंगु बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए स्लैब लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास राजस्व जुटाने के सीमित विकल्प ही बचेंगे, जिससे विकास के कार्य प्रभावित होंगे। बढ़ाए थे किसने, लूट मचाई किसने की थी, लोगों की जेब पर डाका किसने डाला था। तो डाका आपको 9 साल 8 साल बाद पता चला मोदी सरकार को, जीएसटी काउंसिल को, कि जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। अब रहा सवाल टैक्स स्लैब का कम करने का। जो टैक्स पूर्ववर्ती टैक्स था वो कम से कम सरकार के खजाने में तो जा रहा था। अब हमारी शंका है कि वो टैक्स का फ़ायदा सामान्य उपभोक्ता तक ना पहुंचकर वो कहीं ऐसा ना हो कि कॉरपोरेट्स की जेब में चला जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो जो स्मॉल टिकट्स प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो सस्ते आइटम्स हैं, जो दिनचर्या के सामान हैं, वो खरीदने जा रहा है, उस पर उससे कितना टैक्स लिया जा रहा है।
खबर मथुरा से है। मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इन दिनों जो बाढ़ के लिए राहत देने के लिए शरणालय बनाए गए हैं उनका वृंदावन में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। शरणालय में दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी और अचार परोसा गया। डीएम ने खुद खाना परोसा और लोगों के साथ भोजन भी साझा किया। उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखें, सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। दवा, खाना, राशन और हर जरूरी मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। डीएम का प्रभावितों के साथ भोजन करना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सहानुभूति और सहयोग का प्रतीक रहा। संकट की इस घड़ी में उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि वो अकेले नहीं हैं। खबर को लेकर जानकारी लेंगे। मथुरा से हमारे संवाददाता गिरीश इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गिरीश, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो राहत देने की कोशिश है सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है और अधिकारी भी जिस तरह से मथुरा के जिलाधिकारी ने किया, लोगों के बीच पहुंचकर जो सरकार की जो मंशा है और सरकार की तरफ से जो उपलब्ध करवाई जा रही हैं सुविधाएं और सेवाएं, उनको जनता के बीच में इस तरह से पहुंचाना बहुत जरूरी है। राज्य में बताना चाहूंगा कि मथुरा जिलाधिकारी जो चंद्र प्रकाश सिंह जो हैं लगातार पीड़ितों के साथ हैं और देखा जाए जिस तरीके से मथुरा में बाढ़, जिस तरीके से पानी जो कॉलोनियों में घुस चुका है, लगातार गांव में घुस चुका है, वो लगातार अपडेट बनाए हुए और देखा जाए तो आज की जो मिलकर देखने के लायक थी कि डीएम साहब मौके पर पहुंचे और खाने की गुणवत्ता को देखा और पीड़ित जो बाढ़ पीड़ित थे उन लोगों के साथ खाना खाया। ये एक माननीय पहल थी और लगातार जिलाधिकारी की आसपास के लोगों में बड़ी चर्चा थी कि जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों का हालचाल को जाना और उन्होंने सभी से यही अनुरोध किया कि किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, लगातार आपके दुख दर्द में हर तरीके से आपके साथ हो। तमाम जानकारी के लिए तो जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे, न सिर्फ खाने की गुणवत्ता को देखा बल्कि साथ ही उन्होंने उन लोगों से सीधा संवाद भी किया जो प्रभावित हैं। उनको यह भरोसा दिया कि सरकार और प्रशासन हर वक्त उनके साथ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।